यस, क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है दो संख्याएं तीसरी की क्रम से 30% और 50% है। तो यहाँ पे बोला कि जो थर्ड नंबर है उसका 30% और 50% है। तो थर्ड नंबर हमेशा 100 मान लेंगे, उससे कंपेयर करवाना है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30, और 100 का 50% है तो ये 50। ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड, ये तीनों नंबर दे रखे हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या में दो गुने से कितनी कम या ज्यादा है। तो अब ये बोलता है ये जो दूसरा नंबर है ये पहले के डबल से, दुगुने से कितना कम या ज्यादा है। तो इसका डबल कितना हो जाएगा 60। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो 50 है वो 60 से कितना कम या ज्यादा है। देखो, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसको ऑप्शंस में भी चलते हैं। ये जो वैल्यू है ये 50% नहीं है और ये 60% नहीं है, एक चीज। ठीक है, तो आप यहां से इन दोनों का जो डिफरेंस है 10, ये 10, ये आंसर नहीं करोगे, ये गलत है। ठीक है ना। यहाँ क्या लैंग्वेज बनेगी दोनों के कंपैरिजन में वो भी अपन डिस्कस करेंगे। यदि 10 कब जाएगा, समझ रहे हो ना। इस केस में 10 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 50% वैल्यू नहीं है, ये 60% वैल्यू नहीं है। हमने तो अज्यूम किया था ये 100 है, हो सकता है ये 200 होती। ठीक है ना, यदि ये 200 होती तो ये कितना होता, ये 100 होता और ये 120 हो जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना क्या है कि जो संख्या जो संख्या दी है उन दोनों का आपस का रिलेशन क्या है। तो ये बोलता है कि जो 50 है वो 60 के कंपैरिजन में कितना कम या अधिक है। 50 60 से 10 कम है, तो हम ये कहेंगे 10 कम है, कितने पर कम है, ये 60 पर कम है 10। तो 1/6, और 1/6 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 16.66, तो 16.66%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में है। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को और समझा देता हूँ। कई बार क्या है, अभी एसएससी में तो ये लैंग्वेज नहीं आई है, लेकिन कैट में लैंग्वेज में ये बहुत कॉमन पैटर्न था। क्या यहाँ पे 30 और 50 की बात करते हैं। मान लो ये बोलता है कि एक वैल्यू 30% है और दूसरी वैल्यू 50% है। ठीक है ना, तो वो ये बोलेगा कि ए और बी, सपोज ये किसी के भी कंपैरिजन में बात कर रहे होंगे, वो ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। ए यदि 30% है और बी 50% है, परसेंटेज में दिया इस बार इसने, तो ये बोलेगा कि जो ए है, ए ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। जब वो ये बोलता है कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये 20 कम है कितने पर, 50 पर, या ऐसे चलो 20% कम है 50% पे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये कितना प्रतिशत है, तो ये इंटू 100 होगा तो कितना हो जाएगा 40%। तो यहाँ पे यदि ये बोलता ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तब हमारा आंसर क्या होगा, 40% कम है। ठीक है ना, ए बी से 40% कम है। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि 20% कम है। क्लियर है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो ये बोलता है कि जो वैल्यू है प्रतिशत वैल्यू पे कितना कम है। ठीक है ना, प्रतिशत वैल्यू में, तो इसके लिए वो लैंग्वेज क्या लेके आएगा कि ए बी से परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू पे कितना कम है। ठीक है ना, यहाँ क्या करेगा, परसेंटेज वैल्यू लेगा या यहाँ पे कोई और वर्ड लेगा वो। ठीक है, परसेंटेज और क्या वर्ड ले सकता है, जैसे परसेंटेज रैंकिंग भी बोल सकता है, परसेंटेज रैंकिंग पे कितना कम है, या परसेंटेज वैल्यू में कितना कम है। क्लियर है, तो वो प्रतिशत के साथ कोई और वैल्यू लेगा। ठीक है, परसेंटेज स्केल बोल सकता है, परसेंटेज स्केल पे कितना कम है। क्लियर है ना, यदि वो ये बोलता है कि ए बी से परसेंटेज स्केल पे कितना कम है, तब हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तब हमारा आंसर क्या होगा, परसेंटेज स्केल पे ये 20% कम है, या परसेंटेज वैल्यू में, समझ रहे हो ना, परसेंटेज वैल्यू में कितना कम है, तो परसेंटेज वैल्यू में 20% कम है।
लेकिन यदि वो सिंपली ये बोलता है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तब हम क्या आंसर करेंगे? तब हम आंसर करेंगे कि ए बी से 40% कम है। ठीक है ना? इस पे मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन से भी करवा दूंगा। जनरली ये जो बेसिक फॉर्मेट है वहां पे बनते हैं कुछ क्वेश्चन से, और इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो डीआई में आती है। ठीक है ना? वो डीआई में आती है। तो जब अपन डीआई करेंगे, परसेंटेज और एवरेज ये दोनों करने के बाद अपन डीआई को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको जो परसेंटेज इंक्रीज है, डिक्रीज है, या कितने तरह के परसेंटेज इंक्रीज होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ए बी से परसेंटेज वैल्यूज पे, परसेंटेज स्केल पे कितना कम है, तब तो 20% आंसर जाएगा, और ए बी से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तब यहाँ पे आंसर 40% जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ इस लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी अभी एसएससी में जो क्वेश्चन आए हैं वो सिंपली प्रतिशत ही पूछता है, तो यहाँ वैसे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्वेश्चन बनेंगे मैं डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्या तीसरी से क्रमशः 10% कम और 30% ज्यादा है। तीसरी संख्या कितनी है अपनी? 100। तो पहली 10% कम है तो 90, और दूसरी संख्या 30% ज्यादा तो 130। तब पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी की आधी का, देखो लैंग्वेज दोबारा समझोगे, दूसरी की आधी का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना? इसने ये नहीं कहा कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। जितने तरह के वेरिएशंस होंगे क्वेश्चन में वो सारे डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है ना? देखो ये नहीं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बोला है कितनी कम या ज्यादा है। ठीक है ना? क्लियर है? और यहां बोल रहा है कितना प्रतिशत है। ठीक है ना? इन दोनों का डिफरेंस समझोगे। क्लियर है? कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 65 है, ठीक है ना, यदि ये 100 है, 65 यदि 100 है, ठीक है, तो ये 90 कितना हो जाएगा? इसका मतलब सिंपली ये हुआ। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो यदि 65 है, 65 100 है, तो 90 कितना होगा? ये इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। जो परसेंटेज वाला जो पार्ट है, वास्तव में तो परसेंटेज एक्चुअल में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम पूरी मैथ्स में परसेंटेज कैलकुलेट करते रहेंगे, हर जगह इसको सोल्व करते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको स्किल्स देना चाह रहा हूँ, जो स्किल्स अपन डेवलप करना चाहते हैं, वो हैं आर्यन रेशो, डिजिट सम, अप्रोक्सीमेशन। उन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना? जो कि हम पूरी मैथ्स में अप्लाई करेंगे। इसलिए इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से समझोगे। चलो इसको मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके से सोल्व करना सिखा रहा हूँ कि ये हमें सोल्व करना है। हम पूरी मैथ्स में ये एक बॉक्स बनाएंगे आर्यन रेशो का। ठीक है ना? एक सिंपल, एक सिंगल स्टेज में आंसर आना है। अब इसको कैसे फास्ट सोल्व किया जाए? ठीक है ना? ये बहुत अच्छे से समझना आपको। देखो क्या कैसे सोल्व करते हैं, समझे इसको। दो तीन तरीके से मैं बता रहा हूँ। 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 20। ये 5 से कैंसिल हो गए, ये 90 है और ये x है। बहुत आसान है। अभी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, तभी स्पीड आएगी। अब देखो 13 को 90 बनाना है, ठीक है ना? तो 13 को यदि अपन 7 से गुणा कर देते, 13 7 91 91 बन जाता। तो इधर 20 को भी हमें 7 से गुणा करना है। तो 20 को 7 से गुणा करते तो कितना था? 140। लेकिन ये 90 से कम है, 90 से कम है ना, तो जो ये x आएगा ये 140 से कम होगा। 140 से थोड़ा सा कम, ये आंसर है। ये कितना कम आएगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। यदि आपके मन में हो ना कि सर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है ना? देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पे बना रहा हूं मैं 91 माइनस 1 अपॉन 13, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये 20 और ये 140 माइनस के, ये बना रहे। देखो इसी को
अब हम क्या करें, अब हम ये देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। समझना, हमने क्या किया, 90 था, 90 था, तो उसको 91 - 1 लिख दिया। कैसे लिखा, इसको 13 का 7 टाइम्स है, तो ये 20 का 7 टाइम्स हो जाएगा। दोनों तरफ सेम एस्पेक्ट में बात करनी है। रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना आ गया, सच बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा क्या स्पीड आनी है। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं चीजों को हमने लिखा है। अब देखो यहाँ से, यहाँ परसेंटेज में बात करेंगे, यहाँ एक कम किया हमने कितने पर, 13 पे, तो 1/13 की वैल्यू हमें पता है 7.7% होती है। इसका मतलब जो 91 है उसमें से हमने 7.7% घटा दिया, तो इस बार ये जो की है ये 20 का 7.7% घटेगा। क्लियर है ना, तो 20 का 7.7% क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। देखो 20 का 7.7% घटा रहे हैं अपन, ठीक है, 100 भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। 20 को 7 से गुणा करो, 20 7 140, ठीक है ना, और 14 और जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 154, और 100 डिवाइडेड बाय तो 1.54। क्लियर है, तो यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1.54। ठीक है ना, ये वैल्यू 1.54, ये वैल्यू हमें कम करनी है, तो 140 - 1.54। ठीक है ना, तो ये बता दो कितनी हो जाएगी, 46 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 138.46। पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना, तो जैसे ही ये एग्जैक्ट वैल्यू पे आ गए, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जाएंगे अभी। आप जब अभी हमारे पास टाइम है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है, मैं सिखाता चलूंगा। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, जहाँ एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होगा, वहां तो हम सीधा रेंज में ही जाएंगे। ठीक है ना, तो रेंज हमने देखी, ये समझ में आ गया, ठीक है, नहीं वह तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इतनी बार अप्लाई करवा के बताऊंगा कि आप बहुत अच्छे से कंफर्ट फील करोगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, 13 20 है, ये 90 है, तो 13 का 7 गुना से थोड़ा सा कम है, तो 20 के 7 गुना से थोड़ा सा कम होगा, 140 से थोड़ा कम है, आंसर। क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरे तरीके से इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने देखा कि ये 90 है, ये 65 है, ये 100 है, तो ये क्या वैल्यू आएगी, यही है क्वेश्चन। ये है कि यदि 65 100 के बराबर है तो 90 कितना हो जाएगा। सही है, इस बार हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो। ये 18 5 90 और 13 5 65, ये हो जाएगा 100, ये हो गया। अब हम ये देखें कि 13 से अपन यदि 100 बनाएं, 13 से यदि 100 बनाएं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही है, देखो 100/13, इसकी वैल्यू हमने देखी थी 7.7 होती है, तो इसको 13 को इधर ले जाएं तो ये वैल्यू बनेगी ना। दूसरे तरीके से देखेंगे तो 7.7 को यदि 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं ये। क्लियर है, तो इसका मतलब हमने 13 को 7.7 से मल्टीप्लाई किया है 100 बनाने के लिए, तो इस 18 को भी तो 7.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 7 126, ठीक है ना, और इसके साथ ही ये एक डेसिमल है तो ये और जोड़ देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, तो 138.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये 138.6। क्लियर है, अब समझ में आया ये 7.7 क्यों रखा था, ताकि यहाँ पे जो एक बार आपने मल्टीप्लाई किया है वही मल्टीप्लीकेशन दोबारा आपके काम आ जाए। पॉइंट समझ में आ गया, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, हम इसको चेंज के लेवल पे भी ले जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो चेंज के लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, देखो यदि 65 है और ये 100 है, तो अब हम ये देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, केवल उस इंक्रीज की भी बात कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमने 60, यहाँ 95 था, ये 90 था यहाँ पे, तो 90 65 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते थे कि 25 का इंक्रीज किया हमने। यदि हम 65 पर 25 का इंक्रीज करते हैं तो 100 पर कितना इंक्रीज करेंगे, पॉइंट समझ में आया। हम केवल इंक्रीज की भी बात कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो ये कितना हो गया 5/13 और ये हो गया 100, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई किया 7.7 से,
तो इस 5 को भी 7.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो इंक्रीज है वो पार्ट मिल जाएगा। 5 7 35, ठीक है ना, और 3.5, तो 38.5 का इंक्रीज करेंगे 100 पे, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 138.5 हो जाएगी। ये तो क्या था, केवल इंक्रीज है, तो इतना इंक्रीज होना चाहिए 38.5, तो बी आंसर है। अब समझ में आ गई चीजें, क्लियर है। और यदि अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो वो पूरी मैथ्स में हम इनको अप्लाई करते रहेंगे, तो जब लास्ट तक अपन कंप्लीट करेंगे फर्स्ट राउंड, तब तक आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उसी लेवल पे चीज़ों को देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, अभी हो सकता है, ठीक है ना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी हो सकता है आपको लगे कि आपने जो प्रैक्टिस की है, ठीक है, वो आप उसमें कंफर्ट फील करते हो यार, आप उससे फास्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो, लेकिन लेकिन जब आप यहाँ पे एफिशिएंट हो जाओगे तो आप इस स्पीड पे वर्क करोगे जो आज आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आगे समझाता चलूंगा, इसलिए हर हाल में आपको ये जो आर्यन रेशियो का फॉर्मेट है इसको समझना ही समझना है। चलें आगे चलो, क्योंकि हम हर जगह इसी लेवल पे ले जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के सोल्व कर रहा हूँ। जोनी एक एग्जाम देता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक 36% है, 198 अंक प्राप्त करता है और 18 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब यदि वो 216 अंक ले लेता तो पास हो जाता, 36% आ जाते, तो मैक्सिमम अंक क्या है, कुल अंक कितने हैं, 36% 216 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा ये पूछ रहे, ठीक है। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो 6 से गुणा कर देंगे 100 को भी 600, आंसर क्लियर है। और ये जो फॉर्मेट है ना, इसको इतनी बार अप्लाई करेंगे, इतनी बार अप्लाई करेंगे कि आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज इंक्लूड हो जाएगी। आपको दिखेगा कि 36 216 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा, 36 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये तो 6 का स्क्वायर होता है और ये 6 का क्यूब होता है, तो एक 6 कट जाएगा, ये 2 6 कट जाएंगे और एक 6 बचेगा इधर। इसका मतलब यहां से यहां ने हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा 600। और ये सब करने के लिए, ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी पहला है, पहली बार अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट राउंड चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, क्लियर है, बाकी लिखेंगे नहीं। आओ देखो, 36% पे उसको पास होना था, वो 198 लेके आ गया, लेकिन अभी भी 18 नंबर कम रह गए उसके, 18 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब यदि उसके 18 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, तो 18 और आ जाते तो उसके 216 बन जाते, तो 216 पे पास हो जाता। प्रतिशत में बोलता है तो वो बोलता है कि 36%, 36% पे पास हो जाता, तो 216 36% है, ठीक है, तो 100% क्या होगा, 36 216 है, 6 टाइम्स है, तो 100 भी का भी 6 टाइम्स हो जाएगा 600। ये थॉट प्रोसेस है। आगे चलें देखो, यहां पे देखते हैं, पहले मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता हूं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 62% प्राप्त हुआ और 144 मतों से जीत गए, ठीक है ना, तो विजेता उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, ये बोल रहे हैं। अब इसमें देखो कि बाद में मैं पूरा भी समझा दूंगा, समझना, इसको 62 मिले हैं, तो ये कितने कितने ज्यादा कितने ज्यादा परसेंट लिए इसने। यदि दोनों को 50-50 मिलते तो दोनों बराबर होते, लेकिन इसने क्या किया, उस दूसरे के 50 में से 12 ले लिए, तो इसके तो 62 हो गए, इसके तो 12 बढ़ गए और उसके 12 कम हो गए। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 24 है, 24% 144 के बराबर है, 24 144 के बराबर है, इसका मतलब 6 टाइम्स हो रहा है, तो 62 किसके बराबर होगा, 62 का 6 टाइम 360 प्लस 12 372, 372 आंसर। यदि अब मैं दोबारा एक आपको दे रहा हूं, यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, बोल बोल के मैं समझाया और आप समझ गए हैं, इसका मतलब आप कंसंट्रेट हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है आपको जिस लेवल पे मैं तैयार करना चाह रहा हूं आप उस लेवल पे तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। और सच बता रहा हूं,
हंसने की मजाक की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। पूरी मैथ्स का हर एक क्वेश्चन मैं केवल बोल बोल के सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। और यदि आप मेरे साथ कंसंट्रेट होकर मेहनत करते चलोगे तो आप इन चीजों को समझ भी पाओगे। फर्स्ट राउंड जो रिवीजन का फर्स्ट राउंड होगा उसमें आप समझ पाओगे, और रिवीजन का सेकंड या थर्ड राउंड होगा उसमें आप खुद करने लग जाओगे। चलो मैं समझाता हूँ। देखो क्या किया, ये बोलता है कि एक चुनाव में दो लोग हैं, यदि उन दोनों को 50-50 मिलता, ठीक है ना, 50-50 मिलता तो दोनों बराबर होते। लेकिन बोलता है कि एक को 62 मिल गया। वो 62 कैसे मिला वो भी देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट पता कर लेंगे अपन। इस 50, ये इसने कितना लिया, 62 ले रखा है, इसका मतलब इस 50 पे 12 ज्यादा लिए, प्लस 12 बन रहा है। तो ये जो 12 लिया ये कहां से आया, प्लस 12 कहां से आया, इसका 12 कम कर दिया इसने, ठीक है। 50-50 थे तो दोनों बराबर थे। यहां से इसने क्या किया, इसके 12 वोट्स इसने ले लिए और खुद रख लिए, तो ये तो 12 कम हो गए और ये 12 बढ़ गया, ठीक है। तो अब यहां से देखो ये कितना बना 38 और ये कितना बना 62। अब एक तो तरीका था कि हम यहां से देखते कि इसके 32 आए हैं तो दूसरे के 38 आए होंगे, फिर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करते। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं अपन, ये कितना था 24, ठीक है ना, ये बनता ना, इसके 62 उसके 38, दोनों का डिफरेंस 24। इसी को हम डायरेक्ट भी देख सकते थे कि इसके 62 है, 62 है इसके पास, इसका मतलब इसने 12 ले रखे हैं दूसरे से, तो दूसरे के तो 12 कम कर दिए और वो खुद रख लिए, इसका मतलब 24 ज्यादा हो गई। पॉइंट समझ में आया। एक छोटी छोटी स्टेप से ही आगे बढ़ा जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन अचानक चमत्कार होगा और आप टॉपर बन जाओगे, नहीं। बहुत छोटी छोटी स्किल्स हैं और लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं। ये पॉइंट समझ में आया। तो हमने देख लिया कि ये 24% ज्यादा वोट ले रहा है। वो बोलता है कि वो 24%, ये तो परसेंटेज वैल्यू होगी 24, और वो अब्सोल्यूट वैल्यू में 144 है। यदि हम उनको काउंट करें तो 144 वोट हैं, और वो प्रतिशत में देखते तो 24% है। तो हमें समझ में आ गया कि जो 24% है वो 144 के बराबर है। फिर ये बोलता है कि ये भी पूछ सकता था टोटल वोट कितने हैं, पूछ सकता था। तो टोटल पूछता तो हम बोलते कि 100 कितने, ये 6 गुना हो रहा है, 6 टाइम्स है, तो इसका 6 टाइम्स हो जाता 600। ये पूछता है कि चुनाव जीतता है उसके कितने हैं, तो हमें पता है कि ये 24 है, 144 है, तो 62 किसके बराबर होगा, अगेन 6 टाइम्स होता, इसको 6 से गुना कर देते, तो 36 360 प्लस 12 372, ये जीतने वाले का है। अब ये भी पूछ सकता था कि हारने वाले के कितने हैं, पूछ सकता था। तो हारने वाले के लिए भी आप देख सकते हो, हारने वाले कितने मिले, 38 इंटू 6, ये बनता, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाता है, इसको इन दोनों को जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, 180 प्लस 48, तो 228 हो जाता है, ठीक है ना। ये या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, 40 गुणा 6, 240 में से -2 इंटू 6, 12 घटा दो तो 228, ये हारने वाले के हो जाते। वो डिपेंड करता है कि ये क्या पूछता है। लेकिन जो हमारा रेशियो है, ठीक है, उसमें हम जिस मल्टीप्लायर को काम में ले रहे हैं, जिससे गुणा कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या है 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करें, तो इधर भी हर एक वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये प्रोसेस हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। हो सकता है अभी नहीं कर पा रहे हो, मैं अभी बोल भी नहीं रहा कि आप करो। अभी हमारा फर्स्ट राउंड है जहाँ हम बेसिक से कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं। हर एक स्टेप को बार बार रिवाइज करना है, हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना है। और अभी तो जब रिवीजन में चलेंगे तब मैं आपको यहाँ पे और एफिशिएंट बना दूंगा, लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ वैसे ही समझना है। आओ, ये भी लैंग्वेज का गेम देखना। ये बोलता है एक जल पात्र में 10 किलोग्राम पानी है, 10 kg पानी है, ठीक है, वाटर है, जो कि 800 ग्राम नमक रखता है, ठीक है। और बोलते हैं कि एक जल पात्र में, जल पात्र की बात कर रहे हैं कि में 10 kg तो पानी है और 800 ग्राम नमक रखा है, इसमें 20% पानी भाप बन के उड़ गया।
20% भाप बन के उठ गए, तो शेष बचे मिश्रण में नमक का प्रतिशत बताओ। ठीक है ना, यहाँ दो तरह के लैंग्वेज बन सकती थी, दोनों अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो क्या बन सकता था। यहाँ जो हमारा अर्न है, जलपात्र है, इसमें ये बोलता है 10 kg पानी है। ठीक है, 10 kg तो पानी हो गया, और नमक है 800 ग्राम। ठीक है ना, 10 kg पानी है तो हमने पानी ले लिया 10 kg, 800 ग्राम नमक है। फिर बोलता है 20% पानी उड़ गया, तो पानी उड़ जाएगा 20% इसका, तो 10 kg था, 20% उड़ गया, कितना बच गया पानी? 8 kg। ठीक है ना, 8000 ग्राम पानी बच गया, और नमक कितना बच गया? 800 ग्राम है। फिर बोलता है कि इस मिश्रण में जो लास्ट में मिक्सचर बचा हमारे पास, सॉल्यूशन बचा है, उसमें कितना परसेंट है नमक? तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 8800 हो गया टोटल सॉल्यूशन। इसमें से नमक कितना है? 800। तो ये परसेंटेज वैल्यू में देखें तो ये कितना हो जाएगा? 1/11, और 1/11 9.09 या 9.1/11 ये हो जाएगा ये। ठीक है ना, यहाँ पे जो लैंग्वेज चेंज करता वो क्या करता, एक जलपात्र जिसमें 10 kg सॉल्यूशन है, ठीक है ना, यहाँ पे यदि वो सॉल्यूशन या मिक्सचर काम में लेता, मिक्सचर या सॉल्यूशन वर्ड काम में लेता, मिश्रण बोलता, तब हमारे पास क्या होता, तब हम क्या बोलते, देखो इसको समझते हैं। ये बोलता कि यहाँ पे ये जो वोटर लिखा है इसने, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन या मिक्सचर वर्ड काम में लेता, तब हम क्या करते हैं कि 10 kg मिक्सचर है, ठीक है ना, ये पूरा 10 kg मिक्सचर है, और इसमें 800 ग्राम से सोल्ट है, तो क्या बोलते हैं कि ये 800 तो नमक है, और 9200 क्या हो जाता आपका? वोटर हो जाता, तब ये केस बनता। फिर वो बोलता कि 20% पानी को हमने इवेपोरेट कर दिया है, 20% पानी उड़ गया, तो इसका 20% हम यहाँ से कम कर देते, तो इसका 20% कम कर दो, 9200 का 20% फाइंड करना है। ठीक है ना, 10% 920, ठीक है, ये भी तरीका है 10%, 20% इसका डबल कर देंगे 1840, तो ये इतना पानी कम हो जाता। क्लियर है, 20% हमने उड़ा दिया, तो 9200 में से आप 1840 घटा दो। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? 0, ये 10 में से गया, 4 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये 91 में से 18 हमें कम करना है, 91 में से यदि हम 20 कम कर देते तो 71 बचता, लेकिन 18 नहीं किया तो 73, इतना अब क्या है, पानी बचा हुआ है। क्लियर हुआ? और टोटल मिक्सचर की बात कर रहा है अभी ये, कि मिक्सचर टोटल कितना हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे 7360 और 800, ये टोटल मिक्सचर हो जाएगा। और मिक्सचर का कितना परसेंट है, तो अब हमारा जो आंसर जाएगा वो 800 8160 इंटू ये वैल्यू जाएगी। ठीक है ना, अब जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको यदि अपन सोल्व भी करें, चलो सोल्व कर देते हैं, तो 8 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 100, इस 0 को छोड़ देते हैं एक बार, 8 को इससे में भाग देंगे तो कितना बन जाएगी ये वैल्यू, देखो 8 और 816 है। ठीक है ना, इसको अपन सोल्व करते हैं अभी। ठीक है ना, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो जो ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना, उसमें कैसे हम फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझना। इस 0 को एक बार छोड़ दिया हमने, तो 8 से 800 होता तो 100 हो जाता, लेकिन 16 हो रहा है यानी 2 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 10/102, ये 0 को हमने रख लिया। क्लियर है, और ये 100। अब ये कितना प्रतिशत होगा ये हमें देखना है। देखो अब रेंज में चलते हैं अपन, यहाँ ऑप्शंस है नहीं क्योंकि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन थे। यहाँ देखो, यदि ये वैल्यू ध्यान से समझना,
ये या तो ये मान लो आप, ये 10 नहीं होके, ये 10 नहीं होके 10.2 होता, ठीक है ना, ये 10 नहीं है और 10.2 है, 10.2 है, तब हम क्या कहते हैं कि 10% होता। लेकिन ये 10.2 नहीं, ये तो 10 है, इसका मतलब जो आंसर है वो 10 से थोड़ा सा कम होगा, 10 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में है। यहाँ पे यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ये जो कमी वाला पार्ट है उस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। कितना कम है, यहाँ देखो 0.2 कम है, ठीक है ना, 10.2 होता तो 10% होता, लेकिन 0.2 कम है, तो 10 से कितना कम है, 0.2 कम है 102 पे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/51 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको अलग रख लेते हैं, 1/50। यदि ये 1/50 था, ठीक है ना, तो इसकी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू में क्या वैल्यू थी, 2 था, तो ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ रही थी 2, ये 10 और है तो 0.2 हो जाता, तो ये 0.181917 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 19 मान लो आप, ठीक है, तो ये 10% से 0.19 कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इतना कैलकुलेट कभी भी नहीं करना है, फिर भी जब आप घर पे बैठ के सोल्व कर रहे हो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा फिर जो रेंज है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा कि ये बोले कि 9.87 9.83 9.92 इस टाइप से ऑप्शंस बनाएगा, कभी नहीं आएगा। एसएससी में तो क्या कैट में भी नहीं आते इस टाइप के ऑप्शंस, क्यों, क्योंकि उसको कोई परसेंटेज कैलकुलेट थोड़ी करवाना है यार, पॉइंट समझना, उसको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करवाना, क्यों, क्योंकि उसको परसेंटेज कैलकुलेशन करवानी होती तो आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास कंप्यूटर है, पीसी है, आप वहां से सोल्व कर लो ना। वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या हैं, जैसे आपके सामने कोई फैक्ट्स आते हैं आप उनसे तुरंत क्या चीजें समझ पाते हो, ठीक है ना, वही तो डिफरेंस है। बाकी ये परसेंटेज कैलकुलेशन ये काम तो कंप्यूटर करेगा, कैलकुलेटर करेगा। जो हमारा हमसे क्या चाहता है, वो हमसे चाहता है कि भाई तुम इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तुम इंस्पेक्टर हो, खुद को इंस्पेक्टर मानते हो, तो आप तो ये इंफॉर्मेशन दी है हमने, ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या कंक्लूड किया वो बताओ। ये इस चीज का क्या मतलब है धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, लेकिन ये मैं सेकेंड राउंड में जब अपन पेपर अटेम्प्ट करना सीखेंगे तब इन पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अब हम क्वेश्चन सोल्व करना सीखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर जो बना रहा है वो बहुत अच्छे से क्लियर है कि मुझे इस व्यक्ति में, इस पर्सन में, इस स्टूडेंट में ये चीज देखनी है कि या ये इंस्पेक्टर बनने लायक है, सिंपल, कैलकुलेशन नहीं जानना चाहता, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, देखो ये एक बार आप खुद करोगे और देखोगे कितना टाइम लगता है, ठीक है ना, पूरा सोल्व करोगे और फिर मैं समझाता हूँ कि कितना टाइम लगना चाहिए। एक पर्सन अपनी सैलरी का 5% टैक्स के रूप में दे देता है और शेष का 95% खर्च कर देता है, तो उसके बाद 114 रुपये बचते हैं, यानी 95, देखो क्या था, चलो मैं एक बार फ्लो चार्ट बनाता हूँ। उसने 100% या 100 रुपये कमाए, 5% उसका टैक्स लग गया, अब कितना बचा 95, इस 95 बच गया ना शेष का, यानी अभी शेष कितना 95, इस 95 का भी उसने 95 खर्च कर दिया, 95 का भी 95% उसने खर्च कर दिया, तो कितना बच गया 5% रिमेनिंग है। 100% का 95 और इस 95 का 5% रिमेनिंग है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में 114 रुपए है। ये पॉइंट समझ में है, ठीक है। अब वो बोलता है कि टैक्स से पहले उसकी सैलरी क्या थी, यानी इस 100 की वैल्यू फाइंड करनी है और 95 का 5%, 95 का 5% 5 से गुणा कर दें, 25 कम हो जाएगा 500 में से तो 475,
ठीक है, यानी 4.75%। अब ये बोलता है कि 4.75% 114 रुपए है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें सोल्व करना है। ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे आप, अब ऑप्शंस पे चलते हैं अपन। ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में आ गया। एक तो तरीका अब इसको सोल्व कर दो, लेकिन ऐसा करने के बजाय अपन सीधा ऑप्शंस पे चलते हैं। देखो दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ। 114 है, इसको 475 बना रहा हूं मैं, तो 2 जीरो इधर आ जाएंगे, 10,000 हो गया। 475 से 114 पे चलना है अपने, तो 475 का 1/4 कर देते हैं। इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 475 का 1/4, 400 का 1/4 है 100, 75 का 1/4, मान लो ये एग्जैक्ट वैल्यू पे चलते हैं, 80 होता, ठीक है ना, मान लो ये 80 होता, 480 होता, तो 120 कर देते अपन, ठीक है ना। लेकिन ये 5 कम है, तो 1.25 और यहां से कम कर देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन रेंज देख रहे हैं अभी एक बार, तो मान लो इसका ये 475 है, तो इसका 1/4 120 होता, तो इसके 1/4 से कम है, ये 114 ही है वैल्यू, 1/4 से कम है, तो इस 10,000 के भी 1/4 से कम होगा। 10,000 का 1/4 2500, तो जो हमारा आंसर है 2500 से थोड़ा सा कम होगा। ये देखो 120 से थोड़ा सा कम है, तो 2500 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, 25 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 2400 आंसर। पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। अब मान लो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं जो 2400 के आसपास होते हैं, तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू पे भी सोल्व कर सकते थे और डिजिट सम भी लगा सकते थे। डिजिट सम देखो 4.75, ठीक है, ये इसको तो लिखना ही नहीं है डिजिट सम में, ये कितना है 114 और ये x, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम हटा दें, ये x आ गया, और ये वैल्यू देखो कितना हो जाएगी, 5 और 4 9 हो गया, तो ये x इंटू 7। 7 को किससे गुणा करें कि 6 डिजिट सम आ जाए, 7 को 1 से गुणा करो, मैं पूरा ही बताता हूँ, चलो डिजिट सम 7 आ रहा है, फिर 7 को 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, 4 और 1 ही 5 आ रहा है, फिर 3 से गुणा किया, 7 3 21, 3 आ रहा है, फिर 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, 1 आ रहा है, ठीक है ना, फिर 5 से गुणा किया, 7 5 35, 8 आ रहा है, 7 को 6 से गुणा, 7 6 42, 6 आ रहा है, 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, 4 आ रहा है, ठीक है ना। 7 को 8 से गुणा किया, 7 8 56, 6 और 5 11, 2 आ रहा है, और 7 को 9 से गुणा किया, 9 आएगा, 9 को किसी से भी गुणा करो 9 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या डिजिट सम चाहिए था, ये 6, ये डिजिट सम, ये 6 डिजिट सम चाहिए हमें। तो ये x की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 2 से 5, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 8, 6 से 6, इसका मतलब जो x है, जो हमारा आंसर है, उसका डिजिट सम 6 होगा, ठीक है ना। तो जो आंसर उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो एक तो ये है 6, ये कितना हो जाएगा 8, नहीं ये 7 है, नहीं तो ये 6, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है, दो ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज में वो साफ साफ दिख रहा था हमें। मान लो अब आपको कंफ्यूजन होता कि ये 2300, सपोज 2375 दे रखा है इसने, ठीक है, तो 2400, इसको तो भूल जाओ, ये तो 1500 तो बहुत ही कम हो गए। मान लो ये ऐसे बना के दे रहा है कि ये 2400 था, ये 2375 है, ऐसे दो क्लोज ऑप्शन हो जाते। तो यहाँ पे अब अपन केवल अप्रोक्सीमेशन या रेंज से आंसर नहीं कर सकते, यहाँ डिजिट सम हेल्प कर देगा। इसका डिजिट सम अब डिफरेंट हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 6, तो ये आंसर, ठीक है ना। डिजिट सम, लास्ट डिजिट, इन सबको 2-3 कॉन्सेप्ट को आपको एक साथ मर्ज करना है, और ये जो फॉर्मेट है ठीक है ना, ये जो फॉर्मेट है, इसमें जो सबसे सबसे अच्छी चीज है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट की, वो क्या है, यहाँ पे आप लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, 114, इसको लास्ट डिजिट में चल रहे हैं, इसको हटा दें, बराबर x इंटू 475, ठीक है। तो यदि हम इसमें यहाँ पे लास्ट डिजिट की बात करें, तो लास्ट डिजिट तो देखो सब में
क्या बन रही है, 0, लास्ट डिजिट तो 0 है, फिर लास्ट 2 डिजिट देखें तो ये भी 2 डिजिट 2 0 आ रही हैं। तो इस केस में तो हो सकता है कि जो 3 ऑप्शंस आ गए लास्ट डिजिट वाले। तो अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये फॉर्मेट हो जाएगा ना, आपस में गुणा हो जाएंगे इधर उधर, ठीक है। और ये HCF एल्शियम वाला जो वीडियो था यूट्यूब पे था, ठीक है, वहां मैं अब यहाँ पे लास्ट डिजिट फाइंड करना सिखा सकूँ। ये सब चीजें स्किल्स पे अभी मैं धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक लेवल पे सबसे पहले राउंड में हमें कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है ना। ये सेकंड थर्ड राउंड पे जब अपन चलेंगे तब हम जो फास्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड्स और क्या होंगे, तब हम इन पे वर्क करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? अब चलो इसको एक तरीका और बताता हूँ आपको। ये बोल रहा है 114 475, ये 100 है 4.75 और ये x है, ठीक है ना। और हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई वो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। आप कई बार क्या लगता है, जो एसएससी वाले बच्चे, स्पेशली एसएससी वाले बच्चे, जब मैं इन मेथड से वर्क करवाता हूँ तो उनके मन में डाउट रहता है कि सर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करें, 2 ऑप्शन आ गए, क्लोज आ गए, लास्ट डिजिट सेम आ गई, डिजिट सम सेम आ गया, तो मैं क्या करूँगा। ये प्रॉब्लम मुझे कैट में जब मैं पढ़ाता था तब कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे मेंटली प्रिपेयर थे कि जो ऑप्शन सेट करता है वो इतनी चीजें नहीं देखता भाई, उसको कोई कैलकुलेशन थोड़ी करवानी है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी इसलिए मैं क्या करता हूँ, बार बार आपको पूरा कैलकुलेट भी करके बता रहा हूँ। और मेरा जो सजेशन है आपके लिए वो ये है कि आप उस फेर से आजाद हो जाओ यार, कि ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। नहीं, नहीं आएंगे। मैं प्रीवियस ईयर पूरा कहेंगे अपन, प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, नहीं आएंगे। आओ इसको पूरा सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। आओ देखो, देखते चलना, ये 2 0 लगे, ये डेसिमल हटा दिया, इसके लास्ट 2 डिजिट 75 है, इसके 0 0, इसका मतलब 25 से डिविजिबल है, तो 25 का भाग दे देते हैं। ये कितनी बार भाग जा रहा है, 16 3 19 बार, ठीक है। और ये 4 और 0 400 बार, ये 19 बार कैसे आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। ये जो स्किल्स है मैं यहाँ पे चलो बताता हूँ, लेकिन ये आपको डेवलप करनी है भाई। ये है, यही तो है ना। और ये भी क्या है, 100 गुणा 4 प्लस 75, ऐसा ही है। 25 से डिवाइड करें तो 100 को 25 से डिवाइड किया कितनी, 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया 16, और 75 को डिवाइड किया 3 बार, तो 16 प्लस 3 19, इसका मतलब 475 में 19 बार भाग जा रहे हैं। या आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, 500 होता तो 25 गुणा 50 20 बार जाता, लेकिन 500 से 25 कम है, यानी एक कम हो जाएगा, 20 से एक कम 19। ये स्किल्स तो डेवलप करनी है। अब देखो, ठीक है, आओ देखो, 1900 100 कैंसिल कर दें, 19 6 114, 19 6 114 होता है, क्लियर है। अब ये इधर कितना बच गया, 400, ये 400 बचा हुआ है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 गुणा 400 2400, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2400, ये रहा। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप पहली बार तो फाइंड करो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करोगे। और चलो मैं यहाँ पे प्रोसेस भी बताता हूँ आपको, ये समझ में आ गया ना कंप्लीट। क्या करोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे, आप जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, मैं जिनको न्यून अप्रोच नाम देता हूँ, ठीक है। न्यून का मतलब क्या होता है, नया, न्यू, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यू, जैसे न्यूफाइट, न्यूलिथिक, बहुत से अलग अलग नाम है। तो न्यून अप्रोच का मतलब क्या है, एक नई अप्रोच जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं जानता है, वही तो हमारा एडवांटेज है। यदि मुझे भी वही आता है, मेरे कॉम्पिटिटर को भी वही चीजें आती हैं, तो मेरे पास एडवांटेज थोड़ी बचा। और कंपटीशन का मतलब यही है कि मेरे पास मेरे कॉम्पिटिटर से एक डेफिनेट एडवांटेज है, मैं उससे आगे हूं डेफिनेटली, तभी मैं जीतूंगा, समझ रहे हो। तो न्यून का नाम क्या हुआ, न्यू। और न्यून गैस पे इसको कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है, इनएक्टिव गैस थी न्यून,
जिनोन, नियोन, ये तो नियोन गैस का मतलब ये था कि जैसे जब नियोन की खोज हुई थी लगभग 1890-95 के आसपास, तब इस गैस के जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल नई थी। जो पुराने गैसेज जिनको खोज चुके थे तो उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी। तो इसका नाम हमने क्या दिया, हमने एक नई गैस खोजी है, डिस्कवर की है, जिसकी प्रॉपर्टी दूसरी जो गैसेज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो नियोन गैस नाम आता है। तो नियोन का मतलब क्या हो गया, न्यू। तो हम एक नई अप्रोच सीख रहे हैं, ठीक है ना। उस नई अप्रोच को हम कैसे अप्लाई करेंगे समझना। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ये क्वेश्चन बनता है आपके सामने आता है, कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दे दिए हैं, आप वो करते रहोगे। जब ये एक राउंड पूरा हो जाएगा तब और क्वेश्चंस दूंगा, और जल्दी अपन सेक्शनल टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है, कैसे आपको करना है। नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको न्यून अप्रोच से सोल्व करना है इसको, ठीक है ना। न्यून अप्रोच का मतलब है कि मैं बिना कोई भी पूरी कैलकुलेशन किए एग्जैक्ट वैल्यू पे जाए बिना मैं अपना आंसर देता हूं, ठीक है ना, वो मेरी न्यून अप्रोच है। जब मैंने आंसर फाइनल मार्क कर दिया, यहाँ पे अपन समझ चुके हैं, हमने देख लिया था कि 95 का 5% 4.75 होता है, और ये 114 के बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से ये 10,000 तो 475 बन गया था, इसका 1/4 हो रहा है, तो उसी इसके 1/4 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद फर्स्ट राउंड में आप इसको पूरा सोल्व भी करोगे, एक बार तो पूरा सोल्व करोगे, फिर आप यहाँ पे इसको एग्जैक्ट वैल्यू पे चले जाओगे, लेकिन पहले न्यून अप्रोच पे वर्क करोगे। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस में आप न्यून अप्रोच अप्लाई करते चलोगे, आप ये मानते चलना कि आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा है। जैसे 100 क्वेश्चंस में से आपने यदि 10 में अप्लाई किया है, आप अगली बार 20 में कर रहे हो, फिर 30 में कर रहे हो, तो वो आपकी लर्निंग का फेज है, वो समझते जाओगे आपके, हाँ मैंने कितना लर्न किया। पॉइंट समझ में आया? अब आगे चलते हैं। यस, ये देखो, यहाँ न्यून अप्रोच का मतलब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता बस, ठीक है, मैं अपने जो इसमें डेटा दे रखा है उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं बिना कैलकुलेट किए एक आंसर मार्क कर देता हूँ, फिर मैं उसको चेक करता हूँ। चलो चेक करते हैं। एक फुटबॉल टीम 60 मैच खेलती है और 30% जीत जाती है, तो 18 मैच जीत के 60 का 30%, ये जो वैल्यू है ना, ये 18, ये इस पढ़ते टाइम में आ जानी चाहिए। फर्स्ट राउंड में जब आप इसको पढ़ रहे हो ना, तभी आ जाना चाहिए 18 मैच जीते हैं उसने, ये नहीं कि हम इसको बार बार पढ़ेंगे, नहीं। और जैसे आप माइंड को तैयार करोगे वो वैसे ही तैयार हो जाएगा। 18 मैच जीत जाते हैं, फिर लगातार जीतता चलता, उसकी जीत 50% हो जाती है, फिर वो 50%, तो इस औसत को प्राप्त करने की टीम ने लगातार कितने मैच जीते, ये बोल रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 18 और 60, और ये कितने हो गए 100 और 50, ये 50% हो गए। फिर वो बोलता है कि मैच खेले और मैच जीते, जितने भी मैच खेले वो जीते। इसका मतलब है यहाँ पे सपोज उस टीम ने x मैच और खेले और वो सारे के सारे जीते, लगातार जीत रहे, तो ये हमारे पास है आर्यन रेशो का फॉर्मेट आ गया, ठीक है ना। अब आप इसमें ये 4 ऑप्शंस आपके पास, अब आपके पास वो स्किल्स डेवलप करने की भी, मैं इसको पूरा सोल्व किए बिना आंसर कर दूं, समझ लो वो कैसे पॉसिबल होगा। एक बार ऑप्शन देखो, डिजिट सम देखें, 9, 9, 5 और 6, एक तो डिजिट सम है, डिजिट सम भी सिखाऊंगा यहाँ पे। दूसरा क्या करोगे, अब एक तरीका क्या है, 18 प्लस एक्स और 60 प्लस एक्स बराबर 1/2, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, पूरा सोल्व करोगे, वो आप करते रहना बाद में। दूसरा क्या है, मैं ऑप्शंस से पुट करना सिखा रहा हूँ इस बार। जब भी आप ऑप्शंस पुट करो, ऑप्शंस पे जाओ, तो कभी भी सबसे छोटा, ये जैसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये दो ऑप्शंस नहीं लोगे, क्लियर है। हम इनके अलावा कोई ऑप्शंस लेंगे और उससे हम ये देखेंगे कि जो ऑप्शंस मैंने लिया है मेरा आंसर उससे बड़ा है या उससे छोटा है, ठीक है। और यदि आपका लक साथ है तो जो आपने चूज किया वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये कैसे
ये बहुत शानदार स्किल है, डेवलप करनी हमें। ऑप्शन से कैसे पुट करेंगे, ठीक है। या डिजिट सम बता दूं पहले, चलो डिजिट सम देख लेते हैं। यहाँ से देखो डिजिट सम बता देता हूँ। 9 का डिजिट सम कुछ नहीं है, तो x इसका डिजिट सम 6 प्लस एक्स बराबर 1/2, 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर, 2x बराबर 6 प्लस एक्स, ये x इधर आ जाएगा, कम हो जाएगा तो x बराबर 6। इसका मतलब जो हमारा आंसर है x, उसका डिजिट सम 6 होना चाहिए, ठीक है। उसका डिजिट सम 6, ये रहा आंसर, ठीक है ना। मैं हर बार डिजिट सम नहीं लगा रहा हूँ हर क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपकी आदत बिगड़ जाएगी, आप इनको केवल डिजिट सम पे देखोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन ही डिजिट सम से सोल्व होगा, एक चीज। दूसरा, हमें कोई एक मेथड पे तो रहना ही नहीं है। हम इतना एफिशिएंट हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन को 4-4, 5-5 मेथड से सोल्व कर देंगे, चाहे वो डिजिट सम हो, चाहे वो लास्ट डिजिट हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो पूरा फॉर्मूला हो, चाहे कोई ट्रिक हो, चाहे वो बेसिक हो। समझ लो ना, बेसिक भी आना जरूरी है भाई। हम यहाँ पे बेसिक से भी कर रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड में मैं बेसिक करवा रहा हूँ आपको, समझ लो। तभी आप एफिशिएंट हो, तभी आप जीतोगे, और जीतना ही जीतना है। इस बार इंस्पेक्टर बनना है भाई, ठीक है। आओ, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। ये तो आंसर हो गया। मैं सबसे छोटा नहीं लूंगा, सबसे बड़ा नहीं लूंगा कभी भी। 32 लें, चलो 32 लेते हैं। यदि हम यहाँ पे 32 रख दें, ठीक है, 18 प्लस एक्स और 60 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये जो रेशियो, ये कितना होना चाहिए, 1/2 का आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अब अपन 36 रखते हैं, ये 32 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 32 रखते हैं तो 92, और ये 32 ऐड कर दो 50, जबकि ये 50/100 होना चाहिए ना, 50% के लिए। तो 50 100 में से आना चाहिए था, लेकिन ये तो 92 में ही 50 आ गया, इसका मतलब भी 50% से ज्यादा हो गया, ठीक है। यदि वो लगातार 32 मैच जीत लेते हैं, ध्यान से समझोगे आर्गुमेंट, यदि वो लगातार 32 मैच जीत जाते हैं, लगातार 32 मैच जीत जाते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो 50% से ज्यादा हो गया भाई। जो एवरेज है वो 50% से ज्यादा हो गया। यहाँ 100 आना चाहिए थे, लेकिन 92 में से ही 50 जीत गए, तो 50% से ज्यादा है। इसका मतलब वो लगातार लगातार 32 मैच नहीं जीते हैं, 32 से कम जीते हैं। यदि लगातार 32 से ज्यादा जीत जाएंगे, तो ये परसेंटेज तो और भी बढ़ जाएगा। चलो देखो एक बार 36 पे बढ़ा के देखते हैं। 36 जीतते तो 96, और ये 4 बढ़ा रहे ना, तो यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा दोनों तरफ। 32 था तब तो ये था, 36 है तो 4-4 बढ़ा दिए, बार बार थोड़ी जोड़ेंगे यहाँ। ये तो इस 50 से ज्यादा था, लेकिन ये तो और भी ज्यादा हो गया ना, पॉइंट समझ में आ गया, ये तो और भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यदि 32 मैच लगातार जीत जाते, तो जो आंसर है वो 50% से आगे चला गया। तो 32 से ज्यादा वैल्यू जाएगी, तो और ज्यादा जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 32 से कम है। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। और एक लेवल वो आ जाएगा जब आप इसको डायरेक्ट बता दोगे कि कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहां से दो ऑप्शंस कम है हमारे, 32 से 24 और 18, तो यहां इस रेंज से आपको पता लग जाएगा कि 32 से थोड़ा सा, ये 50 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब 32 से थोड़े से कम मैच ही लगातार जीते हैं, तो आंसर ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। वो लेवल आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है। तो अपन 24 करके देख लें, 24 देख लो। 60 और 24 84, और 24 और 18 ये कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। ये 50% है, क्लियर हुआ, ये पूरा पूरा 50% बन गया। और 18 बनाए तो ये और कम आ जाएगा, देखो 50 से कम हो जाएगा। 18 के लिए भी देख सकते हैं, ये 78 हो गया और ये 36, तो ये 50 से कम है। क्यों, ये 78 होता तो यहाँ 39 होता, ठीक है ना। यदि यहाँ 39 होता तब ये 50% बनता। 78 में से 39 जीतते तब 50% बोलते, लेकिन उन्होंने तो 78 में से 36 ही जीते, तो 50 से कम मैच जीते हैं, 50% से कम है अभी एवरेज। पॉइंट समझ में आए। तो एक चीज ये ध्यान में रखोगे कि जो ऑप्शंस हैं उन पे कैसे जाएं। बाकी एक डायरेक्ट सोल्व करना भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप गुणा कर लोगे, इसको गुणा कर दोगे, सोल्व कर दोगे। लेकिन इतना
ये एक बार तो करोगे आप, ठीक है ना, लेकिन मैं हर बार थोड़ी करूंगा और एग्जाम में थोड़ी करूंगा। वो स्किल्स यहाँ पे डेवलप करते चलना। अब डिजिट सम में एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे ये था, ठीक है ना, 50%, ठीक है, ध्यान से समझोगे, ये है ना 50%, तो यहाँ पे अब डिजिट सम अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, डिजिट सम समझा रहा हूँ। एक चीज, जब आप डिजिट सम अप्लाई करते हो तो कहीं भी किसी भी स्टेप में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें 1/2, तो उससे तो अपन डिजिट सम चेक कर चुके हैं। इस बार मैं ये बता रहा हूँ कि यदि हम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करते, 1/2 नहीं करते, तब भी डिजिट सम सेम ही रहनी थी, जो आंसर है वो सेम ही आएगा। देखो कैसे, इसका डिजिट सम तो 9 है, इसका मतलब 0, तो x अपॉन ये कितना है 6 प्लस x बराबर 5, और ये 1 है, तो इसको अपन लिखें चाहे नहीं लिखें। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x, ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, 30 का डिजिट सम 3 प्लस 5x, ये आ जाएगा। 5 कैसे भी कर लो, चाहे इसको 3 को इधर ले जाए तो -3, और ये x इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x, ये बनेगा, ठीक है। डिजिट सम यदि माइनस में जाता है, मैं यहाँ पे ये इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर डिजिट सम माइनस में आ गया तो क्या करेंगे, इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। डिजिट सम हमारी इक्वेशन क्या बनी है, 3 - 3 = 4x, ठीक है ना, इसको समझते हैं। डिजिट सम देखो कैसे वर्क करता है, यहाँ हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम की सबसे खास बात यही है, ये वैदिक मैथ्स में था डिजिट सम का कॉन्सेप्ट भी, ठीक है, कि बस जितनी भी संख्या बनेंगे उनका डिजिट सम ये 9 ही हो सकता है। अब आगे क्या नंबर आएगा, 10 आएगा, तो ये 10 का डिजिट सम 1 आ गया, फिर 11 आएगा, 11 का 2 है, फिर 12, फिर 13, ये 14 15 16 17 और 18 का 9 आ गया। फिर आगे चलेंगे, 19 का डिजिट सम वापिस क्या हो गया, एक ही आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 19, ये 20 का 2, फिर 21 22 23, 5 हो रहा है, 26, ये 24 25, 7 हो रहा है, 26 8, 27 9, क्लियर है। फिर 28 का अगेन 1 हो जाएगा, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। अब डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं कि जो 9 है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अभी मैं आगे बता दूंगा कि 9 0 क्यों बराबर है, ठीक है ना। अब देखो यदि 9 0 है, ठीक है, तो अपन 9 के इस 0 के रेस्पेक्ट में बात करें तो डिजिट सम कितना हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। तो 8 1 कम है तो -1, 7 2 कम है तो -2, 6 3 कम है तो -3, -4, -5, -6, -7 और -8, ठीक है। तो यहां से एक चीज और हमने देखी कि जो जो ये दो नंबर्स हैं माइनस और प्लस, इसमें साइन को आप हटा दो तो इन दोनों का सम 9 बनेगा, ये साइन को कंसिडर ना करें तो इन दोनों का सम 9 बनेगा। 8 और 1 9, 7 और 2 9, -7 और 2 और देखेंगे अपन, बाकी हमेशा ध्यान ये रखोगे 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9 और 8 और 1 9, 0 और 9 9, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब -3 का मतलब क्या हो गया कि 6 हो गए प्लस का 6, क्योंकि 6 और 3 9 बन रहे, तो जो हमारा कैलकुलेशन बनी है वो इसको अपन -3 को क्या लिख सकते थे 6, ठीक है ना, 6 बराबर 4x। तो 4x को हम ऑप्शंस में देख लो, 9 9, तो इस 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो 9 आएगा, तो ये नहीं हो सकता 9, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ से देखो 6 को 4 से गुणा, 6 4 24, 24 का डिजिट सम 6, इसका मतलब 24 हो जाएगा। ये 32 का देखो, 32 का डिजिट सम 5, तो 4 गुणा 5 20, डिजिट सम 2, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ये 24 ये आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। जब कैलकुलेशन टफ आए, ठीक है ना, जब आप डिजिट सम पे बहुत एफिशिएंटली वर्क करने लग जाओ,
तब आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। पॉइंट समझ में है? अब एक चीज और बता देता हूं कि 9 और 0 को दोनों को अपन सेम क्यों मानते हैं। ठीक है, डिजिट सम की दो डेफिनेशन है। ठीक है ना, डिजिट सम की हमने दो डेफिनेशन ली हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, डिजिट सम की फर्स्ट डेफिनेशन ये कहती है कि किसी संख्या में 9 या किसी संख्या के सभी अंकों का योग डिजिट सम है। ठीक है ना, जो डिजिट्स हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं, उन सब डिजिट्स का योग कर दो आप, डिजिट्स का सम कर दो, वही डिजिट सम है। जैसे आपका नंबर है सपोज 55, हमारा नंबर है 55। ठीक है, तो इनका डिजिट सम कर देंगे, 5 और 5 है 10 और 1 और 0 1। तो हम ये कहेंगे कि 55 का डिजिट सम 1 है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन डिजिट सम की ये कहता है, आप किसी संख्या में 9 का भाग दो, किसी भी संख्या में 9 का भाग दो, और जो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया, ठीक है ना, जो रिमाइंडर है वो डिजिट सम है। तो 55 में भाग दिया हमने, 55 में हमने 9 का भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल बताओ। 9 से 54, 54, रिमाइंडर कितना आया 1। तो हम ये कहेंगे कि इस संख्या का 55 का डिजिट सम 1 है। तो दोनों तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, या तो अंकों को जोड़ दो या उसमें 9 का भाग दे दो, जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो डिजिट सम है। अब सपोज इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ठीक है ना, सपोज आपका नंबर है 63, आपके पास कोई नंबर है 63। तो 63 में यदि हम फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि अंकों को जोड़ दो, तो हमने अंकों को जोड़ा, 6 और 3 9। तो हम क्या कहेंगे फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि उस संख्या का डिजिट सम 9, 63 का डिजिट सम 9 है। सेकेंड डेफिनेशन ये कहेगा कि इस संख्या में आप भाग दो 9 का और रिमाइंडर बताओ। 63 में भाग दिया तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 0। क्लियर है? तो हम ये कहेंगे कि 63 का डिजिट सम फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 9 है, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 है। तो बात तो एक है, नंबर तो एक है ना 63। तो 63 का डिजिट सम 9 बोल दो चाहे 0 बोल दो, दोनों एक ही बात है, दोनों इक्वल है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हमें चीज़ों को समझना है। अभी क्या करोगे आप, पहले एक बार न्यून अप्रोच अप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चन पे, उससे क्या होगा, आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। हो सकता है पहली बार या दूसरी बार में भी आपको नहीं आए, मत आने दो ना, हमें तो ट्राई करनी है। और जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाना है, उसी मटेरियल को आप बार बार सोल्व करोगे। ठीक है ना, इतना मटेरियल दे दूंगा कि आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और सारा का सारा रिसर्च मटेरियल है, ये भी नहीं है कि कहीं से उठा लिया कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे कोई ना कोई स्किल सीख रहे हो आप। तो ये पहले न्यून अप्रोच करोगे, फिर एक बार कंप्लीट सोल्व करोगे। ठीक है।